हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। तो बच्चे आज की क्लास में हम आपके बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ अ प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लानिंग के बारे में मैं आपको बता दूं बेटा, किसी भी काम को करने से पहले जो कुछ भी हम सोचते हैं कि मतलब कोई भी काम कैसे करना चाहिए, कैसे होगा, वो सब कुछ हमारा प्लानिंग का पार्ट होता है। ठीक है, मतलब बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आप समझ लीजिए कि किसी भी काम को करने से पहले जो कुछ भी आप सोचते हो कि वो काम क्या है, मतलब क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, कब करना है और कौन करेगा, उसको हम प्लानिंग बोलते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि सपोज अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, मान लीजिए आप 12th क्लास में हो और 12th क्लास में बेटा आप क्या चाहते हो कि आप 90% स्कोर करो अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, तो 12th क्लास में आप 90% स्कोर करो, तो इस 90% के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पे पढूं, कितना टाइम दूं हर सब्जेक्ट को, हर सब्जेक्ट के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, तब जाके आपके 90% आएंगी। तो मतलब ये जो कुछ भी आप सोचोगे इसके बारे में, जो कुछ भी आप क्या करोगे, स्ट्रेटजी बनाओगे, जो कुछ भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है, ये सब कुछ किसका पार्ट होता है बेटा, प्लानिंग का पार्ट होता है। तो इसी को हम प्लानिंग बोलते हैं। तो प्लानिंग एक बहुत ही लेमन सी, अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं बहुत ही आसान सी, तो आप समझ जाना। तो प्लानिंग मैं लिख देता हूं बेटा, प्लानिंग इज अ ब्रिज। प्लानिंग क्या है बेटा, एक ब्रिज है बिटवीन वेयर वी आर, जहां पे हम हैं, एंड वेयर वी वांट टू गो, जहां पे हम हैं और जहां हम जाना चाहते हैं, उसके बीच में क्या है बेटा, प्लानिंग एक ब्रिज का काम करता है। तो जैसे मैंने अभी बताया, आप 12th क्लास में हो, अभी आपका बेटा स्टार्टिंग है, मतलब आप इस पॉइंट पे हो और आप अचीव कितना करना चाहते हो बेटा, 90% अपने एग्ज़ाम में। मतलब अभी आप हो, मान लीजिए अभी अभी का एग्जांपल दूं तो बेटा अभी आपका चल रहा है अक्टूबर और आपका मार्च में एग्ज़ाम होगा, मतलब अभी आप अक्टूबर में हो, मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा। तो आप क्या सोच रहे हो कि मैं 90% स्कोर करूं अपने 12th क्लास में। तो इसके बीच में जो कुछ भी आप करोगे वो क्या है बेटा, प्लानिंग है, मतलब ब्रिज। तो प्लानिंग एक ब्रिज का काम करती है, मतलब यहाँ से यहाँ पे आपको पहुँचाने के बीच में। तो आई थिंक बेटा आपको समझ आ गया होगा। तो सिंपल सी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, प्लानिंग इज अ ब्रिज बिटवीन वेयर वी आर, जहाँ पे हम हैं, वेयर वी वांट टू गो, और जहाँ हम जाना चाहते हैं, वो प्लानिंग होता है। प्लानिंग एक ब्रिज का काम करता है हमारे लिए। ठीक है, तो ये बेटा प्लानिंग होता है। और सिंपल सी चीज़ बता रहा है बेटा प्लानिंग के बारे में। तो प्लानिंग आपकी बुक में गिवन है बेटा, इट्स रेफर टू द थिंकिंग बिफोर हैंड, मतलब काम करने से पहले सोचना ही प्लानिंग है। और सिंपल सी डेफिनेशन दे रहा है बेटा बहुत ही अच्छी सी, कि प्लानिंग रेफर टू वट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, एंड बाय होम इज टू बी डन। मैंने पहले ही बताया बेटा क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा, इट्स अ प्लानिंग। इनको हम क्या कर बोलते हैं बेटा, प्लानिंग बोलते हैं। तो कुछ डेफिनेशन और देख लीजिए छोटी छोटी। जैसे बेटा कुंटूज ने दी हुई है, तो कुंटूज बोलता है बेटा कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। डिसाइडिंग इन एडवांस मतलब काम करने से पहले डिसाइड कर लोगे, उसी को प्लानिंग बोलते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। ठीक है, सिंपल सी बेटा ये हैमन की डेफिनेशन है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस वर्स टू बी डन। तो वही मतलब सबका मीनिंग एक ही निकल के आ रहा है बेटा कि प्लानिंग क्या है, काम को करने से पहले जो कुछ भी आप सोचते हो, दैट इज अ प्लानिंग। तो बेटा फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस से पहले मैं आपको प्रोसेस कराना चाहूँगा, क्योंकि बेटा उसके बाद ही आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। तो पहले हम बेटा प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, और उसके बाद का बेटा देखिए यही आपका सिलेबस में है। बाकी का जो टाइप ऑफ प्लानिंग है ना, वो आपके सिलेबस में से कट चुका है। तो टाइप ऑफ प्लानिंग ये वाला हमें करना नहीं है, आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। सब कुछ स्टैंडिंग वगैरह ये सारा पार्ट बेटा जो मतलब टिपिकल सा पार्ट था, ये आपका आपके सिलेबस में से कट गया है। तो बहुत ही अब छोटा सा पार्ट बचा हुआ है प्लानिंग का आपके एग्जाम में इस बार के लिए। तो बेटा स्टार्ट करते हैं प्लानिंग का प्रोसेस। मैंने कई बार बताया हुआ है बेटा कि जो प्रोसेस होता है उसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। जो आपके बुक में पॉइंट गिवन है उसको आप कभी भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते। जैसे एक इंसान के लाइफ का प्रोसेस है, पहले वो बेटा उसका बर्थ होता है,
देन वो बड़ा होता है, ग्रो होके बेटा उसकी डेथ होती है। अब ऐसा तो नहीं होता कि बेटा उस प्रोसेस को ही आप चेंज कर दो, पहले डेथ होगी फिर बर्थ होगा, ये सब सारी चीज़ें, तो प्रोसेस कभी चेंज नहीं होता, प्रोसेस का सीक्वेंस चलता रहता है। तो ऐसे बेटा इसको सीक्वेंस में ही आपको याद करना पड़ेगा। तो प्लानिंग का सबसे पहला जो प्रोसेस का पहला स्टेप है बेटा, वो क्या होता है, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्टिव को सेट करना बेटा। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्लानिंग इज द सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और उसके लिए बेटा प्लान बनाना। पहले आप क्या करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी ऑब्जेक्टिव को सेट करते हो। जैसे मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव आपने क्या सेट किया, 90% 12th क्लास में अचीव करने का, तो ये बेटा ऑब्जेक्टिव सेट करना होगा। तो प्लानिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं। 90% का आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है, तो उसके लिए अब आप काम करोगे। ठीक है, उसके लिए आप प्लानिंग करोगे कि हमें 90% कैसे लेके आना है। तो सबसे पहला काम होता है ऑब्जेक्टिव को सेट करना। अगर मैं किसी कंपनी का एग्जांपल दूं, तो कंपनी का मान लीजिए अभी 1000 करोड़ की सेल हो रही है आज। ठीक है, कंपनी सोचती है इन फ्यूचर उसकी कितनी हो जाए बेटा, 2000 करोड़ की सेल हो जाए। तो कंपनी क्या करेगी, ऑब्जेक्टिव सेट करेगी, उसी के लिए तो प्लान करेगी। पहले आप ऑब्जेक्टिव सेट करोगे कि बेटा हमें 90% चाहिए, तो 90% के लिए प्लानिंग करोगे। तो प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप होता है सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। दूसरा ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। तो डेवलपिंग प्रीमाइसेस का मतलब कि बेटा आपको सोचना कि जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है, जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है, उसको बेटा अचीव करने में प्रॉब्लम कौन कौन सी आने आने वाली हैं। तो आप कुछ प्रॉब्लम को बेटा सोच लेते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप यहाँ पे सेल अपनी बढ़ाना चाहते हो, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है बेटा। जो फॉर एग्जांपल के लिए क्या आ सकती है, आपके कंपटीटर बढ़ सकते हैं, तो आपने एक अजम्पशन बना ली, कंपटीटर आ गया तो हम कैसे डील करेंगे, प्राइस बढ़ गया तो कैसे डील करेंगे, मार्केट डाउन चलेगी तो कैसे डील करेंगे, मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स। तो आप अजम्पशंस क्या लिख सकते हो बेटा, मतलब इसमें डेवलपिंग प्रेमाइसेस का मतलब मेकिंग द अजम्पशंस। ठीक है, जो आपके रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो आप सिंपल सा, इट्स रेफर टू द मेक सर्टेन अजम्पशन अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में कुछ अजम्पशंस मान लेना, मतलब कि ऐसा हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है। तो द बेसिस ऑफ प्लानिंग आर दोज फैक्टर अजम्पशंस विच इन्फ्लुएंस द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ द डिफरेंट अल्टरनेटिव। मतलब जो ऑब्जेक्टिव आपने बेटा सेट किया है, उस रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, आप जैसे 90% आपने बेटा सेट किया है, तो कुछ अजम्पशंस क्या हो सकती हैं, आप अजम्पशंस ये मान सकते हो कि मेरी हेल्थ ख़राब हो सकती है, या मेरी घर में शादी हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो बेटा आपको क्या कर सकती हैं, आपके रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। तो उन सभी को अजम्पशंस को मानकर ही हम क्या करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो क्या करेंगे, ऐसी होगी तो क्या करेंगे, ऐसी होगी तो क्या करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो अजम्पशंस क्या हो सकती हैं आपकी, दो तरीके की हो सकती हैं बेटा, इंटरनल प्रेमाइसेस हो सकती हैं और दूसरी एक्सटर्नल प्रेमाइसेस हो सकती हैं। इंटरनल प्रेमाइसेस में जैसे इसने बिजनेस के बारे में बता रखा है कि कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल, मशीनरी एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ों में मतलब आपको आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। ऐसे एक्सटर्नल प्रेमाइसेस हैं, मतलब गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज कर दे, बिजनेस के कंपटीटर बढ़ जाए, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर चेंज हो जाए, इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए बेटा, और टैक्सेस के रेट वगैरह चेंज हो जाए, तब भी आपको बेटा इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो मतलब सिंपल अगर मैं समराइज करूं, तो इसका मतलब यही होता है कि अजम्पशंस कर लेना कि आपको फ्यूचर में कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है। तो पहली सेटिंग ऑब्जेक्टिव, दूसरा डेवलपिंग प्रेमाइसेस, तीसरा है बेटा आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। देखिए, एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं बेटा, एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उन सभी तरीकों को आइडेंटिफाई करना। जैसे अगर आपको 90% लेना है, तो बेटा बहुत सारे तरीके हैं आपके पास। एक तो सेल्फ स्टडी कर सकते हो, दूसरा बेटा कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, तीसरा अपने स्कूल में ही क्या करो, आप बेटा मन लगा के पढ़ो, टीचर्स की हेल्प लो, तब भी आप यहाँ से स्कोर कर सकते हो। अब जैसे मैंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था बेटा, कंपनी का 2000 करोड़ की आपको सेल कर देनी है। तो 2000 करोड़ की सेल के लिए आप क्या कर सकते हो बेटा, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो। ठीक है, और क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप टीवी पे एडवर्टाइजमेंट के साथ न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो। और क्या कर सकते हो, इसको बढ़ाने के लिए बेटा प्रमोशनल एक्टिविटी कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, प्राइस कम कर सकते हो। ठीक है, क्वालिटी बेटर कर सकते हो अपने गुड्स की। तो बहुत सारी चीज़ कर सकते हो, मतलब कि जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसको अचीव करने के लिए जितने भी वेज हैं, पॉसिबल वेज हैं, जिसके थ्रू आप क्या करोगे, उसको अचीव करोगे, उन सभी को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो उन सभी को आइडेंटिफाई करना। उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद हर वेज को क्या करना बेटा,
इवेलुएट करना, अल्टरनेटिव कोर्सेज को इवेलुएट करना। इवेलुएट करने का मतलब क्या होता है? इवेलुएट करने का मतलब होता है उनके नेगेटिव और उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को निकालना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बताया कि भाई टीवी के थ्रू आप क्या करेंगे? एडवर्टाइजमेंट करेंगे। देखिए अब टीवी का तो मास रीच है, लेकिन टीवी पे इतना लोग बिलीव नहीं करते हैं कि जो चीज़ें टीवी पे दिखाई जा रही हैं वो सच ही हैं। तो भाई पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है, कुछ भी चीज़ें हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप बेटा पर्सनल रिलेशन, मतलब आपने क्या बोला कि हम ना सेल्समैन को भेजेंगे डोर टू डोर। तो देखिए सेल्समैन डोर टू डोर आप भेजोगे, बहुत ही इफेक्टिव होता है, लेकिन वो बेटा बहुत लार्ज स्केल के लिए बेटा आप अप्लीकेबल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास पर्सनल बहुत ज़्यादा लगेंगे, मतलब जो एम्प्लॉई हैं वो बहुत ज़्यादा लगेंगे, सेल्समैन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे। तो कुछ नेगेटिव कुछ पॉइंट उनके, मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपने बेसिकली अल्टरनेटिव एक्शंस को आइडेंटिफाई किया है उन सभी को इवेलुएट करना। ठीक है, इवेलुएशन के बाद आपको क्या करना है? उसमें से सेलेक्ट करना है बेस्ट पॉसिबल जो आपका अल्टरनेटिव है। तो आफ्टर द केयरफुल एनालिसिस डिफरेंट अल्टरनेटिव द बेस्ट वन इज सेलेक्टेड। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि आपने जो यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, ठीक है, इवेलुएट करने के बाद जो सबसे बेस्ट है इन सब में से उसको आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद अगला स्टेप है आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। प्लान को, उस प्लान को क्या कर दीजिए? इम्प्लीमेंट कर दीजिए। सेलेक्टिंग के बाद आपको इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको आप अप्लाई करना है आपको अपने बिजनेस में, जो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है? फॉलो अप द एक्शंस, मतलब उसका रिव्यू करते रहना है कि जो हमने प्लान बनाया है क्या वो प्लान वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो रिव्यू करते रहना प्लान को टाइम टू टाइम, मतलब पीरियोडिक बेस पे आपको उसको बेटा क्या करना है? रिव्यू करना है। ठीक है, तो ये आपका बेटा प्रोसेस था। ये आपका पार्ट नहीं है आपके इस बार सिलेबस में से। जो टाइप ऑफ प्लान है, स्टैंडिंग और ये रिपीटेड प्लान और ये सारी ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर वगैरह ये सब कुछ कर चुके हैं, तो पीछे का आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपकी इस वीडियो में बेटा मैंने आपको प्लानिंग का प्रोसेस और प्लानिंग की डेफिनेशंस मैंने करवा दी। तो इसके बाद बेटा आपको समझने में आसान हो जाएगा कि आपका प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, प्लानिंग की इम्पोर्टेंस के साथ बेटा फीचर्स क्या हैं। तो एक एक चीज़ें समझिए बेटा। तो फीचर्स ऑफ द प्लानिंग, फीचर्स ही करवा देता हूँ मैं आपको। प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग का फोकस कहाँ होता है बेटा? ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। सबसे पहले देखिए जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट शुरू होता है बेटा प्लानिंग से, और प्लानिंग शुरू होती है किससे? ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव से शुरू होती है। इन अब्सेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इन अब्सेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव नो ऑर्गेनाइजेशन कैन एवर बी थॉट अबाउट। तो बिना ऑब्जेक्टिव के बेटा कोई ऑर्गेनाइजेशन सोच ही नहीं सकती प्लानिंग एंड ऑल का। तो विद द डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव द वे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव इज डिसाइड इन द प्लानिंग। हमें क्या करना होता है कि पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना, उसके बाद उसको डिसाइड करना कि हम अचीव कैसे करेंगे, वो वाला बात, वो वाली पॉइंट है इसमें। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। आप जानते हो बेटा कि सबसे पहले प्लानिंग मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है, क्योंकि इसके बाद ही सारे के सारे फंक्शन आते हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है। तो प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लानिंग ही करते हैं, उसके बेस पे ही हम क्या करते हैं? अगले फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो थर्ड क्या है बेटा? प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है बेटा एवरीवेयर। लिख लेना मीनिंग इसका। परवेसिव का मतलब होता है एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब बेटा प्लानिंग इज अप्लाई ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, सभी लेवल पे अप्लाई होता है। ठीक है, और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है बेटा किस तरह की, जिस तरह बेटा प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओ है, इन सब पे अप्लाई होता है। तो परवेसिव है बेटा, हर जगह अप्लाई होता है। तो प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस। प्लानिंग बेटा कॉन्टिन्यूस होती है क्योंकि आप ना एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए प्लान बनाते हो, और प्लान में अगर किसी भी तरह के चेंजेस की ज़रूरत होती है तो उसको आप चेंज लेके आते हो, या फिर आप कोई चीज़ जब आप बेटा अचीव कर लेते हो तो उसको आप क्या कर लेते हो? दोबारा नया प्लान बनाते हो। जैसे मैंने बताया कि बेटा 90% के लिए आपने वेज फाइंड आउट किया, किस बेस से मैं लेके आऊँगा, किस बेस से हम मतलब 90% अचीव करेंगे। उसके बाद आप लास्ट वाला जो आपने स्टेप पढ़ा रिव्यू करना, ये वाला बेटा फॉलो अप द एक्शन वाला। तो फॉलो अप द एक्शन का मतलब क्या है? आप रिव्यू करते रहते हो। अगर रिव्यू में आपको लगता है कि प्लान में कोई चेंज करना है तो बेटा प्लान में कोई चेंज लेके आते हो अगर रिक्वायर्ड होता है तो। उसके बाद बेटा प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक
अब आपको पता है बेटा हम प्लानिंग किसके लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं। सारी चीज़ें बेटा फ्यूचर में होती हैं, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, सब कुछ फ्यूचरिस्ट है। ठीक है, तो इन सभी का आंसर हमें मिलता है कहाँ पे, प्लानिंग में। तो इसलिए हम प्लानिंग को फ्यूचरिस्ट बोलते हैं। तो प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। अब देखिए डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व कैसे करती है, मैंने ये पॉइंट आपको कराया यहाँ पे। ये है बेटा सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, इसीलिए मैंने आपको प्रोसेस पहले करा दिया। तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं बेटा, डिसीजन कर लेते हैं कि किस अल्टरनेटिव के थ्रू, कौन सा अल्टरनेटिव हमारे लिए बेस्ट होगा, उसके थ्रू हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। इसीलिए बेटा हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्लानिंग इन्वॉल्व द डिसीजन मेकिंग। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, उसका इवोल्यूशन करना, इवोल्यूशन के बाद उनमें सबसे बेस्ट वे को सेलेक्ट करना, उसी को बोल रहा है बेटा डिसीजन मेकिंग। एक मेंटल एक्सरसाइज है प्लानिंग, है जो मेंटल एक्सरसाइज। तो प्लानिंग बेटा सारा कुछ दिमाग में होता है, कागज़ में होता है, एक्चुअल में कुछ नहीं होता है। मतलब एक्चुअल में बाद में हम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन एंड और जितने भी प्रोसेस हैं मैनेजमेंट के, बाद में हम करना शुरू करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में जब हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग क्या होती है बेटा, एक मेंटल एक्सरसाइज होती है, कैसे करना है, कैसे कब करना है, कौन करेगा, ये सारी चीज़ें हम अपने दिमाग में ही सोचते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग की। सिंपल है, जब आपने फीचर कर लिया, प्रोसेस कर लिया, तो फीचर, लिमिटेशन और इम्पोर्टेंस को मिला के ही बनते हैं। तो जब ये वाला कर लिया तो ये बहुत ही आसान है, आपको समझ आ जाएगा। प्लानिंग प्रोवाइड द डायरेक्शन। बेटा प्लानिंग हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करें। कहने का मतलब है, अगर आपने 90% यहाँ पे सेट किया है अपने ऑब्जेक्टिव को, तो 90% को आप बेटा अचीव कैसे करोगे, वो डायरेक्शन बेटा प्लानिंग में मिलती है। उसके बाद प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। मतलब प्लानिंग क्या कर देती है, आपने कोई अगर प्लान के थ्रू आपने किया है कि मुझे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए आप कहीं जा रहे हो और आपने प्लान किया कि मुझे ऐसे ऐसे जाना है, अगर ये हमें मेट्रो नहीं मिली तो रेलवे लेंगे, रेलवे नहीं मिली तो बसेस लेंगे। मतलब आपके पास एक प्लान है, इस रूट से जाना है, इस रूट में कोई प्रॉब्लम आ गई दूसरे रूट से जाएंगे। तो बेटा जो अनसर्टेन चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी को बेटा कम करती है। अच्छा, फ्यूचर हमारा अनसर्टेन है, हम नहीं जानते क्या होने वाला फ्यूचर में, लेकिन प्लानिंग के थ्रू हम उसको कम जरूर कर सकते हैं जो हमारे लॉसेस होने वाले हैं। उसके बाद प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग। मतलब काम को बार बार करना और बेस्टफुल जो एक्टिविटी हैं उनको बेटा रिड्यूस कर देता है। जब आप प्लान होगा आपके पास कि ये काम कौन करेगा और कब करेगा, तो बेटा फिर ओवरलैपिंग का कोई काम ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपने एक एम्प्लॉय को दे दिया अपना काम और वो काम करता रहेगा। ठीक है, फिर दूसरा एम्प्लॉय उस काम को नहीं करने जाएगा क्योंकि आपने पहले ही बता दिया। उसके बाद बेटा प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग क्या करता है, इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करता है। मतलब कि जब आप बेटा अपने दिमाग पे जोर डालते हो, सोचते हो किसी के बारे में, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में, तो कौन सी बात है, कोई नई चीज़ आती है तो डिस्कवर होती है कुछ नई चीज़। तो वही बोल रहा है बेटा कि प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। आप क्या करते हो, अल्टरनेटिव फाइंड आउट करते हो, जितने भी अवेलेबल होते हैं, मैंने अभी प्रोसेस में करवाया हुआ था। अल्टरनेटिव फाइंड आउट करते हो किसी काम को करने के लिए, तो आपके माइंड में बेटा बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं कि कौन कौन से अल्टरनेटिव हम मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो उसको हम बोलते हैं प्लानिंग प्रमोट द इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, अभी बेटा करवाया हुआ था। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग का मतलब आप क्या कर सकते हो, आप क्या करते हो, अपने बेस्ट जो आपने अल्टरनेटिव है उसको सेलेक्ट करना। प्लानिंग स्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर द कंट्रोलिंग। अब आप ही तो यहाँ पे मतलब प्लानिंग में आप स्टैंडर्ड सेट करते हो जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कंट्रोलिंग कर सकते हो। मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेट किया कि जो बच्चा 40% स्कोर करेगा वही पास होगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये बेटा हमने कहाँ पे स्टार्ट कर दिया, स्टार्टिंग में ही मैंने रख दिया यहाँ पे कि 40% जो बच्चा स्कोर करेगा वही पास होगा। तो 40% अब जो स्कोर करेगा बेटा वो पास है, जो 40% स्कोर नहीं करेगा उसकी पिटाई होगी, वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोलिंग का मतलब बेटा लास्ट में जो उसको पनिशमेंट वगैरह मिलेगी, जो रिव्यू करेंगे उसके रिजल्ट को, वो तो क्योंकि कंट्रोलिंग का पूरा चैप्टर ही पढ़ना है हमें, तो आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लिमिटेशंस पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहला पॉइंट है प्लानिंग क्रिएट रिजिडिटी। प्लानिंग रिजिडिटी का मतलब होता है बेटा फ्लेक्सिबिलिटी ना होना। रिजिडिटी का मतलब एक ना आपके पास फिक्स प्लान हो जाता है हर एम्प्लॉय के पास कि उसको अपना माइंड नहीं चलाना है, जो मैनेजमेंट ने डिसाइड करके दे दिया उसी पे वो काम करता आ रहा है, चाहे बेशक उसके मन में क्या हो, एक इनोवेटिव आइडियाज हो। तो रिजिडिटी क्रिएट करती है प्लानिंग। ठीक है, तो उसके बाद प्लानिंग डज नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट।
लेकिन अगर आपने बेटा आज की सिचुएशन को ध्यान में रख के आपने प्लान बनाया है, मे पॉसिबल कि फ्यूचर में जो हमारी सिचुएशन है वो दूसरी हो, तो उसमें बेटा प्लानिंग को वर्क कर पाना मुश्किल काम हो जाता है। तो डायनेमिक एनवायरनमेंट में प्लानिंग वर्क नहीं कर सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फ्यूचर में चेंज हो जाती हैं, तो डायनेमिक एनवायरनमेंट में फ्यूचर कभी काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है बेटा प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। वही जो मैंने अभी बताया था कि आपके अगर अंदर बेशक कोई भी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, लेकिन अगर एक बार मैनेजमेंट ने डिसाइड करके आपको दे दिया तो बेटा आपको वही काम करना पड़ेगा। उसके बाद प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, क्योंकि बेटा प्लानिंग बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, छोटी मोटी कंपनियों की बस की बात नहीं होती है। क्योंकि प्लानिंग में आप बेटा एक्सपर्ट को बुलाते हो, थिंकर को बुलाते हो, जो बेटा मैनेजमेंट के एक्सपर्ट होते हैं वो आते हैं। तो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट आते हैं बेटा, उनकी फीसेस बहुत हाई होती हैं, तो कई सारी मीटिंग्स में आपकी प्लानिंग की जाती है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है इसमें, ठीक है। प्लानिंग इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ऑफ कोर्स सी बात है बेटा, जब आप किसी भी काम को करने से पहले 1 महीना, आप 15 दिन बेटा प्लानिंग में लगाओगे, इस काम को ऐसे ऐसे करेंगे, प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे, तो टाइम तो लगेगा। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। लेकिन ये भी नहीं है बेटा कि आपने प्लान बना लिया और उसको आपने अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं किया तो प्लानिंग आपको सक्सेस की कोई गारंटी नहीं देता है। आपने प्लानिंग बनाई अच्छे तरीके से तो आपको बेटा उसको एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर बेटा फिर आपको प्लानिंग किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं देता है। तो बेटा ये था आज आपका प्लानिंग का पूरा चैप्टर। तो इस पूरे चैप्टर में आपको इतना ही सिलेबस करना है जितना मैंने करवाया हुआ है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है अभी इस साल के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।